अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ और शॉक में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो थ्रोम्बोसिस है। हमने हीमोस्टेसिस कंप्लीट कर लिया, अब हम थ्रोम्बोसिस की तरफ जाते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस कोई भी क्लॉट जब हमारी ब्लड वेसल्स में फॉर्म हो जाता है, नॉर्मल क्लॉट बन जाता है जब क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हमारे ब्लड वेसल में कोई भी क्लॉट बन जाता है जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस की एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये क्लॉट एक ही जगह पे रहता है, ये मूव नहीं करता। ये 3 फैक्टर की वजह से हो सकता है, या तो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से हो सकता है, या तो ब्लड का फ्लो एबनॉर्मल हो चुका हुआ है, या हाइपर कोएगुलेबिलिटी। इन तीनों को मिला के हम लोग विर्चुअल ट्रायड भी कहते हैं। ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, एंडोथेलियल इंजरी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास थ्रोम्बोसिस होते हैं। इनमें से एक भी फैक्टर अगर ख़राब है तो वो दूसरे फैक्टर को भी ख़राब कर देगा। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर ब्लड फ्लो एबनॉर्मल है तो वो साथ जो एंडोथेलियल इंजरी है अपने एबनॉर्मेलिटी की वजह से उसको भी डिस्टर्ब करेगी। अगर किसी एंडोथेलियल इंजरी हुई हुई है किसी भी केस में, या कोई स्टिमुलस आया है बाहर से, या इन्फ्लेमेशन हुई है, या किसी भी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो गई है, तो वो ब्लड की फ्लो को भी नॉर्मल कर देगी। इसी तरह ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। अगर एक फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो बाकी तीनों दूसरे जो 2 फैक्टर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। एंडोथेलिया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो वेसल वॉल्स होती है वो नैरो हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। किसी हाइपरटेंशन की वजह से जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो 2 तरह के होते हैं, या तो स्टेसिस हो सकता है या टर्बुलेंस हो सकता है। स्टेसिस के केस में जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है वो हम कह सकते हैं कि उसके जो ब्लड फ्लो है वो एक जगह पे रुका हुआ है, या उसकी वेलोसिटी जो फ्लो करने की वो बहुत स्लो हो चुकी है, उसको हम स्टेसिस ब्लड फ्लो कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास बेड रेस्ट आ जाता है। जब ज़्यादा बेड रेस्ट की वजह से हमारा जो फ्लो होता है ब्लड फ्लो वो स्लो हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास जो हार्ट होता है वो इबनॉर्मल रिदम उसकी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इबनॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का। इमोबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। टर्बुलेंस में हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि ये इबनॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का, किसी भी वजह से हो सकता है। या तो वेसल जो है वो हमारे पास नैरो हो गई है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से, जिसमें जो हमारी वॉल्स होती है वो नैरो हो जाती है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो ख़राब हो जाता है, नॉर्मल फ्लो हो जाता है। स्टेसिस में ब्लड जो होता है वो स्टेगनेंट होता है, या उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी होती है। टर्बुलेंस में ब्लड फ्लो ड्यू टू वेसल्स में स्पेसेस कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास टर्बुलेंस फ्लो होता है ब्लड का। हाइपर कोएगुलेबिलिटी में या तो इनहेरिटेड भी हो सकती है या एक्वायर्ड भी हो सकती है। इसमें जो होता है क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इनहेरिटेड केस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन में। इसमें क्या होता है कि फैक्टर 5 जो होता है जिसे हम लबाइल फैक्टर भी कहते हैं, ये एज अ को फैक्टर काम कर रहा होता है फैक्टर 10 के साथ मिलकर इसने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना होता है। अगर ये को फैक्टर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें म्यूटेशन आ गया, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी क्लॉटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। एक्वायर केस में एग्जांपल आ सकती है कि कोई भी कैंसर की वजह से जो हमारे पास क्लॉटिंग है वो ज़्यादा हो गया। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से प्रेगनेंसी में भी हमारे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी का चांस हो सकता है। तो इन तीनों को या तो एंडोथेलियल इंजरी या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो या हाइपर कोएगुलेबिलिटी की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है। थ्रोम्बोसिस की करेक्टरिस्टिक्स कि ये मूव नहीं करता, हमारे ये एक ही जगह पे इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसको विर्चुअल ट्रायड भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल अगर एंडोथेलियल इंजरी हो गई तो उसकी वजह से नॉर्मल फ्लो भी हो सकता है ब्लड का, या अगर नॉर्मल फ्लो हुआ है कहीं पे स्टेसिस ब्लड फ्लो है तो वो एंडोथेलियल इंजरी भी करवा सकता है। इसी तरह ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद एंडोथेलियल इंजरी द प्राइमरी इंस्टिगेटर होता है हमारे पास। हम इसको अब 1 बाय 1 डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस इन आर्टरीज एंड द हार्ट, क्योंकि ज़्यादातर ये थ्रोम्बोसिस जो होती है वो आर्टरी और हार्ट में क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर इसके मैकेनिज्म में या तो डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, कोई भी इंजरी हुई, हार्ट अटैक हुआ, या दूसरा कोई स्ट्रोक वगैरह के केस में, तो वो जो हमारे पास एंडोथेलियल सरफेस होते हैं उसमें जो कोलेजन और वॉन विली ब्रांड फैक्टर होते हैं जिसने प्लेटलेट्स को अपने सरफेस के ऊपर अटैच करवाना होता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। या तो हमारे पास एंडोथेलियल एक्टिवेशन हो सकती है और उसका डिसफंक्शन होता है, या तो जीन की म्यूटेशन, जीन एक्सप्रेशन खराब हो गए, तो वो जीन एक्सप्रेशन खराब होने की वजह से वो जो हमारे पास एंटी थ्रोम्बोटिक फंक्शन परफॉर्म कर रही थी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, तो वो प्रोथ्रोम्बोटिक फंक्शन स्टार्ट कर देती है हमारे पास। ये इसमें इन्फ्लेमेशन रोल प्ले करती है, या हमारे पास हाइपरटेंशन हो गया, टॉक्सिन कोई भी आता है वो इसको एक्टिवेट करवा देते हैं, या कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो वो भी एंडोथेलियल की एक्टिवेशन करवा सकते हैं और जिससे प्रोथ्रोम्बोटिक फंक्शन स्टार्ट हो सकता है।
प्रोथ्रोम्बोटिक फंक्शन स्टार्ट हो गया तो इसने क्या करवाना होता है, या तो थ्रोम्बोमेड्यूलिन को कम करवाना होता है, प्रोटीन सी को, या TFPI, ये सारे जो होते हैं वो एंटीकोएगुलेंट होते हैं। इनके कम हो गए तो जाहिर सी बात है ये कम हो गए तो प्रोकोएगुलेंट ज़्यादा हो जाएंगे। PAI प्लाज्मिन एक्टिवेटर इनहिबिटर, TPA बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लिनिकल रेलेवेंस में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग, उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है तो उसमें हम लोग एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जरूर देते हैं ताकि वहाँ पे क्लॉट ना बने। इसके एग्जांपल में एस्प्रिन आ जाता है। हमें एस्प्रिन की बात कर रही थी कि ये एक प्लेटलेट्स ब्लड थिनर होता है, प्लेटलेट्स नहीं बनने देता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, दो तरह के होता है। टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस ज़्यादातर आर्टरीज में परफॉर्म बनता है, या स्टेसिस जो होता है वो ज़्यादातर वेन्स में। टर्बुलेंस में क्या होता है कि एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है और छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाती हैं स्टेसिस की। स्टेसिस ब्लड की पॉकेट्स बन जाती है। कैसे बनती है, जब वेसल में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, किसी भी किस्म का प्लैक वहाँ पे जमा होना शुरू हो गया। तो अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा और एक जगह पे बहुत कम है तो जब ब्लड वहाँ से पास करेगा, जिस जगह पे प्लैक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक समझ लो पॉकेट बन जाएगी, वहाँ से ब्लड मूव ज़्यादा आके नहीं करेगा, वहीं पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट जगह पे प्लैक्स जमा होते हैं, तो अगर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ब्लड की छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाएंगे। स्टेसिस के केस में ये ज़्यादातर वेन्स में होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर को डिल्यूजन होने से बचाती है, क्योंकि ब्लड एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तो नॉर्मली ब्लड मूव कर रहा होता है, साथ साथ अपने साथ क्लॉटिंग फैक्टर को भी ले जाता है, क्योंकि वहाँ क्लॉटिंग की जरूरत नहीं होती। तो जब ब्लड एक ही जगह पे खड़ा है तो क्लॉटिंग फैक्टर भी मूव नहीं होंगे, इसी वजह से वहाँ पे एंडोथेलियम की एक्टिवेशन होगी और हाइपोक्सिया क्यों होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग एक जगह पे हुई है। तो जब पीछे से ब्लड आ रहा है, क्लॉटिंग की वजह से ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो टिश्यू जो आगे नेक्स्ट टिश्यू है हमारे पास उनको ब्लड नहीं पहुंचेगा, उनको एक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, जिस इस केस में जो नेक्स्ट वाला टिश्यू है वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसके एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से हमारे पास टर्बुलेंस हो जाती है या एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। एनोरिज्म में हमारे पास ना बबल्स बन जाते हैं, जिसमें उन बबल्स में हमारे पास ना ब्लड जमा हो जाता है, जो एक फर्टाइल क्लॉटिंग आप कह सकते हैं स्पेस प्रोवाइड करता है क्लॉट बनने के लिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि आफ्टर हार्ट अटैक, अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है तो उसके बाद जो उसके हार्ट मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड है वहीं पे रुकना शुरू हो जाएगा, जहाँ स्टेसिस जो ब्लड फ्लो का जो फ्लो है वो स्टेसिस हो जाएगा। इसको हम लोग म्यूरल थ्रोम्बाई भी कहते हैं। उसके बाद जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, और अगर उसमें मिट्रल स्टेनोसिस भी हो गई है। एट्रियल फिब्रिलेशन ये होता है कि एट्रियम जो होती है वो प्रॉपर्ली ब्लड को आगे पास नहीं करती, वेंट्रिकल तक पास नहीं करती। और अगर मिट्रल स्टेनोसिस भी हो गई, इस मिट्रल स्टेनोसिस जो होते हैं, जो हमारे वैल्व्स होते हैं वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन नैरो होने की वजह से और जो एट्रियम है वो ब्लड सही से पास नहीं कर रही, इसकी वजह से जो एट्रियम साइड है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू प्रेशर, वहाँ ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। प्रेशर की वजह से वो जो एरिया वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे तो वेल्व्स बंद है क्योंकि आगे नैरो हुई हुई है, मिट्रल स्टेनोसिस हुई हुई है, तो जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जाता, ब्लड वहीं रुक जाता है। तो ये केस भी स्टेसिस के केस में ही आ सकता है, ब्लड फ्लो का जो फॉर्म है वो स्टेसिस है, जिसकी वजह से इसमें हाई रिस्क होता है, स्ट्रोक का भी रिस्क हो सकता है। उसके बाद हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम में क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा हो जाता है, इसमें ब्लड थिक होना स्टार्ट हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी शेप सिकल फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ना कि सिकल अगर एक दूसरे के साथ आपस में मिलेंगे तो एक वो मैश वर्क स्टार्ट कर देंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी कम होगा, हाइपोक्सिया भी होगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो है ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं हाइपरकोएगुलेबिलिटी में क्या होता है कि स्टिकी ब्लड स्टेट हो जाती है। इसमें दो तरह के केस होते हैं, प्राइमरी जेनेटिक्स भी हो सकता है। हमने बात की फैक्टर 5 की, म्यूटेशन फैक्टर 5 जो है वो रेजिस्टेंट हो गया प्रोटीन सी। हमने पढ़ा था कि प्रोटीन सी जब एक्टिवेट होता है तो वो फैक्टर 5 को स्टॉप करवा देता है, प्रिवेंट करवा देता है। लेकिन अब क्या हो गया कि ड्यू टू म्यूटेशन जो फैक्टर 5 है वो रेजिस्टेंट हो गया प्रोटीन सी एक्टिवेट भी हो जाए तो फैक्टर 5 बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से फैक्टर 5 नहीं बंद होगा, वो एज अ को फैक्टर काम करेगा और हमारे पास क्लॉटिंग को मजीद ज़्यादा करेगा। प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है और इस तरह क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है। रेयर केस में ये तो कॉमन बातें थी, लेकिन रेयर केस में हमारे पास जो एंटीथ्रोम्बिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, या प्रोटीन सी या प्रोटीन एस, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकेंडरी हमारे पास एक्वायर के कॉजेज भी हो सकते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग रिस्क होता है कि कैंसर की वजह से हो सकता है, या बेड मजीद बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट कर रहा पेशेंट तो उसकी वजह से हो सकता है मेजर कोई सर्जरी हुई है, या इन केस ऑफ प्रेगनेंसी या डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन स्टेट में भी हो सकता है। अदर रिस्क पे स्मोकिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये होता है कि समटाइम जो फीमेल्स होती है वो ऐसे हार्मोन की मेडिकेशंस लेती हैं, हार्मोनल मेडिकेशंस लेती हैं जिसमें वो अपनी जो प्रेगनेंसी होती है उसको स्टॉप करवा देती हैं। और या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है कि इसमें नेफ्रॉन में होल हो गया किसी भी किस्म का, जिसकी वजह से
हमारे पास यूरिन में एंटीकोएगुलेंट जो है वो रिलीज बाहर जाना शुरू हो जाएंगे और बॉडी में एंटीकोएगुलेंट की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कोएगुलेंट बॉडी में ज़्यादा होंगे और क्लॉट स्टार्ट करवा देंगे। और ये एक मेजर बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि जो हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है वो ज़्यादातर वीनस थ्रोम्बोसिस करवाती है, वेन्स में थ्रोम्बोस बनाती है हमारे पास। उसके बाद ये उन्होंने कुछ मेजर जनरल बातें हैं, इसको याद कर लें कि फैक्टर 5 रिलेटेड जो होता है कॉकेशियन, ये हम लोग कह सकते हैं यूरोपियन पीपल्स या वाइट पीपल्स होते हैं उनमें 2 से 15% ज़्यादा होता है, कॉमन होता है। इसके मैकेनिज्म में यही है कि वो अब प्रोटीन सी से रेजिस्टेंट हो जाती है, और अगर हमारे पास हेट्रोजाइगोट केस है तो वो 5% ज़्यादा रिस्क होगा, 5% ज़्यादा रिस्क होगा। या हमारे पास होमोजाइगोट केस है तो इसमें 50 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होंगे कि पर्सन को हमारे पास फैक्टर 5 रिलेटेड की म्यूटेशन है। या प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन में इसमें मैकेनिज्म यही होता है कि हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके रिस्क में हमारे पास जो वीनस थ्रोम्बोसिस होती है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। रेयर डेफिशिएंसी में हमने बात की कि एंटी थ्रोम्बिन 3 और या प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें प्रेजेंटेशन ये होती है कि बहुत स्वेयर या बार बार वीनस थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है इन अडल्ट में। जेनेटिक प्लस टेस्ट की वजह से थ्रोम्बोसिस कैसे होती है, अगर एक पर्सन है वो एक कैरियर है, उसमें हेट्रोजाइगोट केस है तो वो क्लॉट उसमें ज़्यादातर क्लॉट के चांस नहीं होंगे। अगर होमोजाइगोट केस है या इनहेरिटेड मल्टीपल म्यूटेशंस होंगे तो उसमें रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड हिट थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास जेनेटिक भी मसला है लेकिन अगर उसके साथ कोई एक्वायर्ड स्ट्रेस भी आ गया या एक्वायर्ड स्टिमुलाई भी आ गया तो वो जो क्लॉट है वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो गया। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है हमारे पास, लेकिन अगर उसके साथ एक्वायर्ड स्ट्रेस भी आ गया तो वो क्लॉट को ट्रिगर कर देगा। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है उसके अंदर कैरियर है, वो फैक्टर 5 रिलेटेड का कैरियर है लेकिन उसमें क्लॉट नहीं बन रहा क्योंकि वो नॉर्मली नॉर्मल जा रहा है, लेकिन अगर इन केस वो किसी लॉन्ग फ्लाइट में बैठ गया या मजीद बेड रेस्ट में वो चला गया, किसी भी केस में किसी इंजरी के फॉर्म में, इंजरी की वजह से वो बेड रेस्ट में चला गया या लॉन्ग फ्लाइट में वो मूव नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, उसको डीवीटी हो जाएगा। तो उसमें जो हमारे पास डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो कैरियर तो था, लेकिन अब जब एक्वायर फैक्टर उसको मिल गया तो अब वो थ्रोम्बोसिस स्टार्ट करवा देगा। पहले तो वो थ्रोम्बोसिस नहीं करवाता था, क्लॉट नहीं बनवाता था, लेकिन अब जब उसको एक्वायर फैक्टर मिल गया तो वो थ्रोम्बोसिस स्टार्ट करवाए। क्लिनिकल फॉर्म में यही होता है कि ज़्यादातर जो हाइपरकोएगुलेबिलिटी का टेस्ट होता है वो यंग पेशेंट में हम लोग चेक करते हैं। 50% जो पेशेंट होते हैं वो उनमें जो थ्रोम्बोसिस होते हैं वो अनएक्सप्लेन होती है हमारे पास। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब एक्वायर सेकेंडरी हाइपरकोएगुलेंट स्टेट की भी बात कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, या इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो गया तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको भी समटाइम इंक्रीज करवा देते हैं। कैंसर के केस में कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्रोकोएगुलेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, रिलीज होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। जो इमोबिलाइजेशन या सर्जरी या ट्रॉमा के केस में स्टेसिस, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है या वेस्कुलर इंजरी हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी हमारे पास यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में हमारे पास एंटीकोएगुलेंट रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्मोकिंग, ओबेसिटी, एजिंग में भी ये जो सारी चीज़ें ये हाइपरकोएगुलेबिलिटी को ज़्यादा करवाती हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो अननोन है, अभी तक इसका मैकेनिज्म नहीं पता चला कि किस तरह स्मोकिंग, ओबेसिटी और एजिंग रोल प्ले करती है कोएगुलेबिलिटी में, हाइपरकोएगुलेबिलिटी में। उसके बाद हम लोग HIT की बात कर लेते हैं। HIT इसको हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। हमें पता है कि हेपरिन जो होती है वो हमारे पास एंटीकोएगुलेंट एज एंटीकोएगुलेंट काम करती है हमारे पास, लेकिन सम टाइम ये क्या करवाती है कि प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी में कमी करवा देती है, या तो प्लेटलेट्स की कमी करवा देती है या थ्रोम्बोसिस करवा देती है। 50% चांस होती है कि इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है पेशेंट्स में। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एंटीकोएगुलेंट हेपरिन मेडिसिन लेता है तो हेपरिन जाके प्लेटलेट्स के अंदर एक यहाँ ये डायग्राम देखें, एक प्लेटलेट है उसके अंदर अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर PF4 प्लेटलेट फैक्टर 4 प्रेजेंट है। इन केस ऑफ एक्टिवेशन जब प्लेटलेट को एक्टिवेट हो गया तो ये फैक्टर बाहर निकल आएंगे। ये जो फैक्टर बाहर निकल आते हैं ये जाके हेपरिन के साथ अटैच होता है। हेपरिन जो हमारी बॉडी है इसको लगता है कि कोई फॉरेन मटीरियल हमारी बॉडी में आ गया, फॉरेन सब्सटेंस आ गया, तो वो जाके इम्यून सिस्टम को कहती है कि IgG रिलीज करो। IgG जब रिलीज होता है तो वो IgG और हेपरिन प्लस प्लेटलेट फैक्टर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं।
जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में और पड़े होते हैं, उनके एफसी रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उनकी एक्टिवेशन से देखिए दोबारा एक्टिवेट होंगे, जो हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल है वो बाहर निकलेंगे। इसी तरह ये जो साइकिल है वो चलता रहता है कि वो दोबारा जाके रिसेप्टर पे लगते हैं, वो रिसेप्टर जाके एक्टिवेट करवा देता है प्लेटलेट। इस तरह प्लेटलेट एक्टिवेट होते जाते हैं और प्लेटलेट एक्टिवेट होने की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा कंज्यूम होने शुरू हो जाते हैं। नहीं, जब इन द केस ऑफ इंजरी हमारे प्लेटलेट्स तो कंज्यूम हो गए, ऑलरेडी कंज्यूम हुए हुए हैं, क्योंकि हेपेरिन को वो एक फॉरेन सब्सटेंस समझने की वजह से इम्यून सिस्टम में आईजीजी रिलीज करवाई। आईजीजी कॉम्प्लेक्स ने उसको उस कॉम्प्लेक्स को उठाया, अटैच हुआ हेपरिन प्लस जो पी फैक्टर था उसके साथ अटैच होने के बाद उसको एफसी रिसेप्टर पे लगा दिया प्लेटलेट के, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ। उसकी एग्रीगेशन ज़्यादा हुई, अगर एग्रीगेशन ज़्यादा हुई तो वो थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, और इन केस ऑफ जो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो इन केस ऑफ वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाएगा। मैकेनिज्म इसको देख लेते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ हेपरिन प्लस प्लेटलेट फैक्टर, जिसको हम आईजीजी भी कहते हैं। इसके पैराडॉक्स में क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे में, क्योंकि वो ज़्यादातर तो एक्टिवेशन में इस्तेमाल, एग्रीगेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, और थ्रोम्बोसिस होते हैं। 50% केस में थ्रोम्बोसिस होती है। इसके अफेक्ट्स में एंटीबॉडी एक्टिवेट करवाती है प्लेटलेट्स को, और साथ में एंडोथेलियम को भी एक्टिवेट करवा देती है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट हो जाती है। अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखें तो हमने ऐसी ड्रग यूज़ करनी चाहिए जिसमें हेपरिन प्रेजेंट नहीं हो। कोई भी ऐसी ड्रग यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसे एपीसी भी कहते हैं। इसमें क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें भी हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं अपने ही फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट बनते हैं। हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड एक सरफेस प्रोवाइड करता है कोएगुलेशन कैस्केड के फैक्टर्स को, कि वो आके इसकी सरफेस पे अटैच हो और अपना क्लॉटिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट करे। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज इसकी के अगेंस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, फॉस्फोलिपिड्स के अगेंस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन में देखिए, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विद थ्रोम्बोसिस एंड और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। इनके केस में हमारे पास थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और प्रेगनेंसी का बार बार लॉस भी हो सकता है। लैब पैराडॉक्स में हम लोग जब एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड को उसको फंक्शन कंप्लीट नहीं करने देती, कोएगुलेशन कैस्केड को स्टार्ट नहीं होने देती वो एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से जो हम लोग पीटीटी टेस्ट की हमने बात की थी वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम ये थ्रोम्बोसिस भी करवा देते हैं बॉडी में। सेकेंड हैंड रिक्वायरमेंट यही होता है कि एंटीबॉडी अकेले जो है, अगर किसी पर्सन में एंटीबॉडीज़ है इसके अगेंस्ट बनी हुई है तो वो अकेले काम नहीं करेगी। उसके साथ अगर कोई भी स्ट्रेसर आ गया, कोई इन्फेक्शन आ गया या किसी किस्म की सर्जरी हो गई तो वो इस सिंड्रोम को ट्रिगर करते हैं। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एपीएस भी कहते हैं इसको या सेकेंडरी एपीएस। प्राइमरी एपीएस में सिंगल एंटीबॉडी बनती है और वो अपनी सिंड्रोम को स्टार्ट करवाती है, लेकिन जो सेकेंडरी एपीएस होता है इसमें कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है हमारे पास। आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। थ्रोम्बाई हमने पहले पढ़ा था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि ये वेसल वॉल के साथ अटैच होती है, ये मूव नहीं करती। ऐसा जो हमारे पास थ्रोम्बाई होती है उसमें लाइन ऑफ जेन प्रेजेंट है। लाइन ऑफ जेन क्या होती है, जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरह की कुछ नज़र आती है, ये डार्क लेयर नज़र आती है और कुछ समटाइम लाइट लेयर नज़र आती है, अल्टरनेट होती है। पहले डार्क लेयर आ जाती है या लाइट लेयर आ जाती है, फिर उसके बाद डार्क लेयर आती है, फिर उसके बाद लाइट लेयर। इस तरह ये हमें पिक्चर नज़र आती है। जो डार्क लेयर होती है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है। जो लाइट लेयर है उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लेटलेट या फिब्रिन प्रेजेंट है हमारे पास। वट दे आर, जब हम लोग ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक लेमिनेशन करवाते हैं तो हमें अल्टरनेटिंग पेल पिंक और डार्क रेड कलर नज़र आते हैं। वट दे मीन, इसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस बनी होती है। इंडिकेट फॉर्मेशन इन फ्लोइंग ब्लड विद अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ प्लेटलेट फिब्रिन्स एंड ट्रैप रेड ब्लड सेल। वो जो हमारे पास रेड रेड नज़र आते हैं तो वो हमें इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से ब्लड गुजर है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है उसमें ट्रैप हो गया, उस फिब्रिन जो प्लेटलेट का फिब्रिन बना हुआ है ना वहाँ पर ट्रैप हो गया। और ये इसकी इंपॉर्टेंस में याद आता है कि ये हमें डिफ्रेंशिएट करके दिखाती है कि पोस्टमार्टम का क्लॉट कैसा और एंटी मार्टम का क्लॉट कैसा होता है। एंटी जो मॉर्टम होता है उसमें क्लॉट बनता है, उसमें लाइन ऑफ जेन नज़र आती है हमें, लेकिन जो पोस्ट मॉर्टम होता है उसमें क्लॉट जो है लाइन ऑफ जेन हमें वहाँ पे नज़र नहीं। अब ये प्रॉपर गेट कैसे करती हैं, अगर आर्टेरियल थ्रोम्बाई बन गया तो वो ग्रो करेंगे रेट्रोगेट, मतलब जहाँ ब्लड जा रहा है उसके ऑपोजिट जाएंगे। अगर वीनस थ्रोम्बाई जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जहाँ जहाँ हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा होता है वहाँ वहाँ ये जो थ्रोम्बाई है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। हमने अपनी बात की कि थ्रोम्बाई मूव नहीं करता, वो वेसल के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, इंटैक्ट रहता है ब्लड वेसल के साथ। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो थ्रोम्बस की जो टेल होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है और वो उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम इम्बोलिज्म भी कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इम्बोलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग
आर्टीरियल और सॉरी वर्सेस नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा आर्टीरियल और कार्डियक थ्रोम्बाई। ये एक ही चीज़ होती है, कुछ जो थ्रोम्बाई होता है वो आर्टीरियल में बन जाता है, कुछ कार्डियक में बन जाता है। ये ज़्यादातर उन जगह पे होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा हो या एंडोथेलियल इंजरी हो। कार्डियक के केस में हमारे पास या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो इसकी वजह से वहाँ थ्रोम्बोस बन गया, या एरिथ्रेमिया हो गया, और या तो इंजरी कोई भी मायोकार्डाइटिस हो गया। आर्टीरियल में कोई भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन गया या एनोरिथम हो गया, हम लोगों ने भी पीछे सारा डिस्कस किया है, इनकी वजह से यहाँ पे थ्रोम्बोस बन जाता है। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन में हम लोग इसको वाइट थ्रोम्बाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो स्टेसिस नहीं है, यहाँ पे जो ब्लड है वो टर्ब्यूलेंस क्रिएट कर रहा है, वो फ्लो तो हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्लो हो रहा है, रुका हुआ ब्लड नहीं। इसी वजह से जो वहाँ रेड ब्लड सेल है वो मूव कर जाएंगे आगे, जो पीछे रह जाएंगे वो प्लेटलेट फिब्रिन यहाँ पे रह जाएंगे। इसी वजह जो उसकी अपीयरेंस होती है वो वाइट वाइट होती है, रेड रेड अपीयरेंस नहीं होती। ये ज़्यादातर क्रोनरी आर्टरीज में होता है, या तो सेरिब्रल आर्टरीज में होता है या फेमोरल आर्टरी में होता है। हार्ट अटैक के बाद ये क्रोनरी आर्टरी में बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर वहाँ पर किसी भी किस्म का स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक के केस में सेरिब्रल आर्टरीज में बनना स्टार्ट हो गया, या तो लिम्ब का स्कीमिया हो गया तो वो फेमोरल आर्टरी में थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वीनस थ्रोम्बोसिस, इसको हम लोग प्लेबो थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर उन जगह पे बनता है या जहाँ पे ब्लड जो है वो स्टेसिस है, रुका हुआ है ब्लड। इसकी कॉम्पोजिशन में हमें रेड थ्रोम्बाई मॉर्फोलॉजी सॉरी जब हमने इसको या पेनस दिखता है तो वो रेड तो हमें नजर आती है, या तो इसको हम लोग रेड थ्रोम्बाई कहते हैं या स्टेसिस थ्रोम्बाई कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे रुका हुआ है ब्लड मूव नहीं करा, क्लॉट मूव नहीं करा, तो इसी वजह से जो रेड ब्लड सेल है वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इसकी अपेरेंस जो होती है वो रेड रेड नजर आती है हमें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है कि ये हमेशा एक्लूसिव होता है, मतलब ब्लॉक किया होता है इसने रास्ता, और या तो फिल्म होता है और फोकली अटैच होता है। द ग्रेटर डेंजर में ये क्या होता है कि समटाइम जो इसकी जो टेल होती है वो डी अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो डी अटैच होने की वजह से वो लंग्स में जाती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देती है। अब जो डिस्टिंग्विश थ्रोम्बाई फ्रॉम पोस्टमार्टम क्लॉट से किस तरह होती है, जो एंटी हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ फीचर था और इनका डिफरेंस है। किस एंटीमार्टम थ्रोम्बस और पोस्टमार्टम क्लॉट या थ्रोम्बस की किस तरह सरफेस होती है। एंटी की हमारे पास ग्रेनुलर ड्राई डल टाइप की सरफेस होगी, जो पोस्टमार्टम होता है उसमें स्मूथ मॉइस्ट शाइनी टाइप की होगी। टेक्सचर अगर हम लोग देख ले तो इसका फिल्म और फ्राइबल होगा एंटीमार्टम में, और जो पोस्टमार्टम होगा उसमें इलास्टिक और जेलेटिनियस होगा। स्ट्रक्चर इसका लेमिनेटेड होगा और पोस्टमार्टम का होमोजीनियस स्ट्रक्चर होगा। अगर हम लोग इसके कलर की बात करें तो ये वाइट क्रीमी कलर या रेड और पिंक वेन्स में होगा, वाइट और क्रीम जो होगा वो आर्टीरियल में होगा। लेमिनेटेड रेड और वाइट सिल्क आर्टरीज, लार्ज वेनस और हार्ट होंगी। अगर हम लोग पोस्टमार्टम की बात करें तो यूनिफॉर्मली डार्क रेड और प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेपरेट टू फॉर्म चिकन फैट क्लॉट टिपिकली अगर इफ कोएगुलेशन इज डिले। समटाइम जब पोस्टमार्टम के केस में ब्लड ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड नीचे जमा होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर जो फैट की लेयर है वो जमा होना चाहिए, इसी वजह से हम लोग उसको चिकन फैट लेयर भी कहते हैं। शेप में हम इसकी बात करें एंटीमार्टम की तो वो अवॉइड फ्लैटन और पर्ल शेप होती है। अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो वो कन्फर्म वेसल चैम्बर शेप होती है। ईज ऑफ रिमूवल में जो एंटीमार्टम होता है वो अटैच टू वेसल वॉल्स होता है, या तो कॉर्डेट टेंडाई इन द हार्ट में अटैच होता है, या अगर पोस्टमार्टम की बात करें वो नॉन एडहेरेंट होता है बट मे बी ट्रैप बाय कॉर्डियट टेंडाई। नेक्स्ट हम लोग स्पेशल थ्रोम्बाई वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। ये ज़्यादातर जो क्लॉटिंग होती है वो हार्ट वॉल्स में होती है, वैल्व्स में होते हैं। इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, या तो बैक्टीरियल की वजह से हो सकती है या नॉन बैक्टीरियल की वजह से थ्रोम्बस बन सकता है। जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है वो लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन बनाता है इसमें, क्योंकि इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक में ये स्मॉल होता है, इसमें ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन नहीं होती, और उसके बाद स्मॉल स्टेराइल वेजिटेशन ऑन द वैल्व ऑफ लीफलेट इन द हाइपोकोएगुलेट स्टेट। एग्जाम्पल किसी भी कैंसर केस में हो सकते हैं। अब लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इसमें वो इन्वॉल्व होती है, वेजिटेशन के साथ साथ वो इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में ना वाइट लाइक अपीयरेंस हो जाती है। उसके बाद ये आज का हमारे थ्रोम्बस का कंप्लीट लेक्चर था। होप्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।